हो गया। तो दर्शकों, आज फिर अंबेडकर चौक में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पहुंचा हूं कि क्या जो लोग खुद को बहुजनों के नेता कहते हैं, बहुजनों के हक में बात करने की प्रयास कर रहे हैं, क्या उन लोगों ने कभी बहुजन राजनीतिक पार्टियों को वोट दिलवाने का प्रयास किया था कि नहीं किया, या फिर खुद वोट डाला कि नहीं डाला, और आज वो खुद को अंबेडकरवादी बताने का प्रयास कर रहे हैं, बहुजनों के हकों को बचाने का दावा कर रहे हैं। राजनीति में उन्होंने बहुजन राजनीति को कितना समर्थन किया, क्या खुद वो दूसरी राजनीतिक पार्टियों के साथ रहे, बहुजन राजनीति में भाग लेने वाले लोगों का सपोर्ट नहीं किया, और जो बहुजन मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं उनके हक में खड़े नहीं हुए और खुद को अंबेडकरवादी कह रहे हैं। ऐसे चेहरों को कैसे पहचानें, और ऐसे चेहरे जो हैं उन चेहरों से बहुजन समाज को कितना सतर्क रहना होगा, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मैं अंबेडकर चौक में एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी के पास पहुंचा हूं। पिछले लगभग 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है उन्हें यहाँ पर बैठे हुए। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। बसोत्रा साहब, जो इस वक्त दावा किया जा रहा है, जो लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो किसी के इशारे पर प्रदर्शन कर रहे हैं बाबा साहेब के नाम को लेकर के जो संसद में हुआ है, या वाकई में उनका अंबेडकरवाद जाग गया, या वाकई उन्हें लगता है कि हमें अंबेडकर साहब की बात करनी है? देखिए, बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऐसी है जिनकी एफिलिएशन कहीं नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं, उन्होंने पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किए हैं जी। बड़े आम से लोग भी हैं जिनको बाबा साहब से स्नेह और जो अंबेडकर आइडियोलॉजी को अपनाने के लिए हर समय तत्पर रहे हैं। एक तो बहुत बड़ा हजूम उन लोगों का तो बहुत जगह निकला है, वो तो हम मान सकते हैं कि कम से कम उनकी एफिलिएशन कहीं नहीं थी, तो उनका कंसर्न बाबा साहब के साथ या अपने बहुजन समाज के साथ रहता है, और उन्होंने ये सब किया। मगर ये जो नेतागण हैं, जो बहुत सारे लीडर्स हैं, उनके बारे में मुझे संदेह रहता है। अभी हाल ही में जो एमपी के चुनाव हुए और उसके बाद हमारी स्टेट में भी जैसे एमएलए के चुनाव हुए, उस वक्त पे अगर इन नेताओं का कैरेक्टर आप देखें तो ये कभी एक मनुवादी पार्टी का समर्थन करते हैं तो कभी दूसरी मनुवादी पार्टी का समर्थन करते हैं। और हमें जिन्होंने ये मार्ग बताया बाबा साहब का, यशकाई डीके खापर्डे जी, यशकाई दीना बहाना जी, मान्यवर कांशीराम जी, अगर हम उनको स्टडी करते हो तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि मनुवादी पार्टियों का समर्थन करना या उनके साथ जाना अंबेडकरवाद नहीं होता है, वो बाबा साहब के खिलाफ काम करना होता है, चाहे आप कभी किसी पार्टी के साथ हो या कभी किसी दूसरी पार्टी के साथ हो। सांपनाथ और नागनाथ कांग्रेस बीजेपी को अक्सर कांशीराम कहा करते थे। तो पीछे एमपी के चुनाव में भी हमने देखा, और एमएलए का चुनाव जो हुआ यहाँ जम्मू कश्मीर में उसमें भी हमने देखा जी। तो उस वक्त इन बहुजन सो कॉल्ड बहुजन नेताओं ने, जो कि अपने आप को अंबेडकरवादी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला बताते रहे हैं, उस समय इन्होंने मनुवादियों का ही समर्थन किया। कहीं पर भी ये कोशिश नहीं की कि SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई मुनज्जम हो, कोई उनकी ताकत बने और उनके अपने प्रतिनिधि चुन के असेंबली में जाएं या पार्लियामेंट में जाएं, जो बाबा साहब के मिशन पे बात करें। तो इससे ये साबित हो जाता है कि ये दल्ले दलाल और भड़वे हैं, वक्त की नजाकत देखते हैं, अपनी सोच समझ से काम नहीं करते हैं, जो इनको कोई इशारा करते उस पर चल पड़ते हैं। कभी बीजेपी के साथ चले गए अगर फायदा मिलता हो, अगर बीजेपी से फायदा मिलना बंद हो गया तो कांग्रेस के साथ चले गए, उनसे मिलना बंद हो गया तो कम्युनिस्टों के साथ चले गए। सूडो कम्युनिस्ट भी भारत में हैं, तो इन्हीं के आसपास घूमते फिरते हैं। और अदरवाइज अगर आप उनको देखोगे तो बाबा साहब के मिशन को लेकर मशाल लेके सबसे आगे खड़े मिलेंगे। नहीं, एक चीज तो ये है कि आपने कहा कि ये अलग अलग समय पर अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ जुड़ जाते हैं खुद के फायदे के लिए, और खुद को फायदा कैसे लेना है ये जानते हैं। और आपने कहा कि ये जब कोई प्रदर्शन हो, कोई रैली हो, उसमें अखबार में, टीवी चैनल पर फोटो दिखाने के लिए पहली रो में खड़े ये दिखते हैं, लेकिन ये इनसे सतर्क कैसे रहे बहुजन समाज? वो इन्हें पहचाने कैसे? इनके चुंगल में जो लोग फंसे हैं, जिन्हें ये लगता है कि इनसे बड़ा बहुजन राजनेता कोई नहीं है और इनसे बेहतर बहुजनों के लिए काम कोई नहीं कर रहा है। देखिए, जागृति ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप सही प्रतिनिधि और
दलाल दल्ला भड़वा प्रतिनिधि उनमें फर्क कर सकते हैं जी। और ये काम करना होता है बुद्धिजीवी वर्ग को। बड़ी बदकिस्मती की बात है, बहुजन समाज में जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी के बुद्धिजीवी हैं उनका एक बड़ा वर्ग अब मतलब प्रस्त हो गया, मफाद प्रस्त हो गया, सेल्फिश हो गया, तो वो भी अपने मफाद के लिए कहीं ना कहीं इधर उधर मुंह मारने चला गया। फिर भी जो बचे हुए बुद्धिजीवी हैं उनसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप बाबा साहब के इस मिशन की ज्योति जो है इसको जगाए रखें। बाबा साहब ने मराठी में एक बार कहा था, जागृतीचा अग्नि अखंड तेवत थेवा, यानी ये जागृति की अग्नि जो है लगातार निरंतर जलती रहनी चाहिए और नए लोगों को इसमें शामिल करना चाहिए। एक नया बुद्धिजीवी वर्ग तैयार हो जाता है और वो समाज में जाके काम करता है। और जैसा हमने देखा था एक समय में BAMSEF, DS4 और बसपा ने रेवोल्यूशन खड़ा किया था, तो इस तरह का रेवोल्यूशन फिर से खड़ा हो सकता है। अब ये लोग काम नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है एक बार फिर बुद्धिजीवी वर्ग का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। तो वो इंटेलेक्चुअल क्लास जो अनएफिलिएटेड है किसी भी एंटी अम्बेडकराइट मूवमेंट से, वो इकट्ठा हो जाए, मुनज़्ज़म हो जाए, फिर से इस मूवमेंट को शुरू करें और लोगों को इस हद तक जागृत करें कि लोग सही और गलत की पहचान कर सकें। फिर वो ऐसे आडंबरवादी नेताओं से पिंड छुड़ा पाएंगे, अन्यथा मुश्किल होगा। आपको क्या लगता है कि ये कर पाना कितना मुश्किल है? देखिए, आप 1 साल से ज्यादा समय हो गया आपको इन लोगों की बात करते हुए, यहाँ पर बैठे हुए। ऐसे लोग आपके साथ नहीं बैठे, आपसे किनारा इन लोगों ने करके रखा, और जो लोग शायद आपके साथ बैठना भी चाहते थे तो एक कारण रहा कि वो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए, क्योंकि इन लोगों का दूसरे राजनीतिक दलों के साथ संपर्क में ये लोग रहते हैं और क्या ये मुहिम चलाते हैं वो आप जानते हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि जब ये बात कर रहे हैं कि अमित शाह ने ये कह दिया, हालांकि अमित शाह ये दावा कर रहे हैं, उन्होंने पूरा वीडियो पेश किया कि मेरी ऐसी मंशा नहीं थी, उस चीज़ को मुद्दा बनाया कांग्रेस ने और उस चीज़ को लेकर के ये लोग चल रहे हैं। क्या कभी इन्हें खुद नहीं लगा कि कांग्रेस ने कितनी बार भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया है? इन्हें खुद नहीं लगा कि सेंट्रल हॉल में बाबा साहेब का फोटो नहीं लगने दिया नेहरू ने, उस पर कभी ये लोग क्यों नहीं बोले? तब इन्हें कभी नहीं लगा कि क्या भारतीय संविधान को खतरा है? आज अमित शाह के उस बयान को, जो कि पूर्ण तौर पर हम उसके खिलाफ या उसके हक में खड़े नहीं हो सकते, उसको लेकर के ये जो हो रहा है ये किसी के इशारे पे हो रहा है या ये खुद अम्बेडकर वाद की क्रांति इनके अंदर जागी है, कोई चिंगारी इनके अंदर लगी है? नहीं, चिंगारी तो इनके अंदर कोई नहीं जागी है, वो तो सामने दिख रहा है। हाँ। ये अपनी सोच समझ से कितना काम करते हैं वो हमने पहले भी देखा है। मैंने जैसे कि पहले भी कहा, जो लोग कैटराइज नहीं होते, अम्बेडकराइट लोग भी बड़े किस्म के हैं। एक वो जनसाधारण है जिन्हें कुछ पता नहीं, उनको तो हम दोष नहीं दे सकते, मगर जो नॉन कैटराइज लीडरशिप है अम्बेडकराइट मूवमेंट की, वो भी परिपक्व नहीं होती, मैच्योर नहीं होती। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, अगर सबसे ज्यादा नुकसान SC ST OBC का किसी ने किया है, SC ST को गले लगा के और OBC को दूर रख के, तो वो कांग्रेस ने किया है, क्योंकि सबसे लंबा टेन्योर तो कांग्रेस का रहा। जब OBC का काका साहब कलेलकर कमीशन बना और उसकी रिपोर्ट जब आई तो नेहरू ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, और वो कमीशन भी बाबा साहब के प्रेशर में बना था, वरना बनना ही नहीं था। बाबा साहब ने जब यूनियन ऑफ इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन किया था, तो हिंदू कोड बिल के बाद दूसरा कारण बाबा साहब ने यही बताया था कि आर्टिकल 340 के तहत OBC के लिए जो कमीशन बनना है और OBC के उत्थान का जो कार्यक्रम चल रहा है वो नेहरू जी नहीं चला रहे, इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ। इसी प्रेशर में जाके नेहरू जी ने उस समय काका साहब कलेरकर कमीशन बनाया और उसकी रिपोर्ट को बाद में ठंडे बस्ते में इसलिए डाल दिया कि कहीं OBC को इनके हक मिल गए तो ये उठ खड़े होंगे। उसके बाद मंडल कमीशन के साथ भी कांग्रेस ने यही किया, उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। वो तो VP सिंह की मजबूर गवर्नमेंट थी जिसमें कि ज्यादातर जो लीडर थे वो OBC के थे, और बाहर बसपा भी, खास करके कांशीराम जी मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो के नारों के साथ पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे। तो एक माहौल सा बन गया, तो 1990 में अल्टीमेटली VP सिंह को मंडल कमीशन लगाना पड़ा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कांग्रेस ने ना सिर्फ SC ST को कत्ल करने का काम किया, बल्कि OBC के भी सारे के सारे आने वाली पीढ़ियों को, नस्लों को बर्बाद करने का काम किया। कमोवेश यही काम भाजपा भी कर रही है। अब इनकी मानसिकता में समझ में आनी चाहिए। कांग्रेस ने अपने पूरे कार्यकाल में अम्बेडकर जी को, बाबा साहब को दुत्कारा, नकारा और साइड लाइन करने का काम किया और गांधी को सर पे चढ़ाने का काम किया। वो तो DK खापर्डे जी, कांशीराम जी, दीना बाना जी जैसे इंटेलेक्चुअल पैदा हुए, पेरियर EV रामास्वामी जैसे इंटेलेक्चुअल पैदा हुए, और हम जैसे फिर लोग बचपन से इस काम में लग गए, तो पूरे भारत में हमने बाबा साहब करवा दिया। आज
कांग्रेस भी गांधी का नाम नहीं ले रही है, जय भीम गा रही है, क्योंकि हमने वो माहौल बना दिया कि बाबा साहब के बिना अब किसी की दाल नहीं गलती। वरना कांग्रेस बाबा साहब के फेवर में कभी थी नहीं। अब जहां तक भाजपा का ताल्लुक है, भाजपा बेसिकली आरएसएस से निकलती है। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो इनके गुरु गोलवलकर की किताबों में लिखी हुई है, हेडगेवार की किताबों में लिखी हुई है, मनुस्मृति में लिखी हुई है, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन जो है उनके प्रति नफरत भरी हुई है, अथाह नफरत है उसमें। और उसी स्कूल ऑफ थॉट से नरेंद्र दामोदर दास मोदी आते हैं, जेपी नड्डा आते हैं, उसी स्कूल ऑफ थॉट से योगी आदित्यनाथ आते हैं और बाकी आते हैं, और उसी स्कूल ऑफ थॉट से ये अपने गृह मंत्री जी आते हैं, अमित शाह जी। अमित शाह जी एक जैनी होने के बावजूद हार्डकोर जो है हिंदुत्व आइडियोलॉजी के पैरोकार हैं। अब उस दिन हुआ क्या, उन्होंने अपना वक्तव्य जब रखना था पार्लियामेंट में, तो वो जो अंदर कहीं टीस थी उनके अंदर कि अंबेडकर ने तो 33 करोड़ देवी देवता ध्वस्त कर दिए, अंबेडकर ने तो ब्राह्मणवाद का समूल जड़ नाश कर दिया, अंबेडकर ने तो पूरी तरह से ब्राह्मणी व्यवस्था को हाशिए पे जाके फेंक दिया, और बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन इतना ताकतवर है, और बाबा साहब की दी हुई डेमोक्रेटिक पावर इतनी पावरफुल है कि पूरे भारत में जय भीम गूंजता है, और बाबा साहब और अंबेडकर का नाम गूंजता है। तो वो जो अमित शाह के अंदर वो एक घृणा का बहुत ही दबा हुआ भाव था, वो ज्वालामुखी बन के फट निकला उनके मुंह से, और उन्होंने कह दिया ये जो आप अंबेडकर कहते हैं एक फैशन बन गया, और अंबेडकर जो आप जपते हैं, इतनी ही बार अभी अगर आपने ईश्वर का नाम जपा होता तो 7 जन्मों में आपको स्वर्ग मिलता। अरे भाई, तुम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में भारत के यूनियन ऑफ इंडिया के गृह मंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, तुम काल्पनिक बातों को मानते हो, स्वर्ग को मानते हो, देवी देवताओं को मानते हो, वो भी संसद में, और वो भी संसद में। और जिस बाबा साहब ने इस जीते जी इस धरती को, भारत की धरती को स्वर्ग में बदल दिया, वो लोग जो मरे हुए जानवर का मांस खाते थे, जिनको बिलो डिग्निटी रहना पड़ता था, अछूतपन का दंश भोगना पड़ता था, गांव से बाहर बस्ती में रहना पड़ता था, पढ़ाई लिखाई से, संपत्ति रखने से, हथियार रखने से जिनको वंचित कर दिया गया था, जो जानवर से बदतर जिंदगी जी रहे थे, ना सिर्फ उनको बल्कि सशूद्ध ओबीसी को, बल्कि महिलाओं को, मजदूरों को, किसानों को, विद्यार्थियों को, देश के तमाम तबकों को बाबा साहब ने जमीन में से उठा के आसमान तक पहुंचा दिया। उनके लिए स्कूलों के दरवाजे खोल दिए, उनके लिए संपत्ति अर्जित करने के दरवाजे खोल दिए, हथियार रखने लड़ने के दरवाजे खोल दिए, आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देकर अपनी बात रखने का हक अधिकार दे दिया। तो उनके लिए इससे बड़ा स्वर्ग कहां होगा? मरा हुआ जो है वापिस आता नहीं, जिंदा कोई स्वर्ग में गया नहीं। कौन सा स्वर्ग ढूंढ रहे हो? कहीं है ही नहीं। 200 बिलियन गैलेक्सीज तक हम पहुंचे हैं, अभी आगे कितनी है पता ही नहीं। इतनी बड़ी कायनात में आपको ईश्वर और स्वर्ग मिलता है कहीं? कहीं नहीं। ये तो काल्पनिक कथाएं, आपकी कोरी कल्पना है आपके धर्म ग्रंथों में। आप उस पर यकीन करना चाहते हो, आप बाबा साहब के संविधान पे यकीन नहीं करना चाहते। तो ये जो घृणा का भाव दबा हुआ है आरएसएस और बीजेपी के लोगों की मानसिकता के अंदर, ये ज्वालामुखी बन के फट पड़ा उस दिन अमित शाह जी के मुंह से। लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं कि जिस राजनीतिक दल से मैं आता हूँ, वहां पर बाबा साहेब को अपमान करना ये कहीं भी हमारी सभ्यता में नहीं है, हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों आपकी आरएसएस, जब बाबा साहब संविधान लिख रहे थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठ के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते, तो क्यों आपकी आरएसएस बाहर उनके पुतले जला रही थी? जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल के लिए रिजाइन करके आ गए, या उसको इंप्लीमेंट करने के लिए नेहरू जी पर दबाव बना रहे थे, तो क्यों बाबा साहब के विरोध में आपकी सारी आरएसएस और सारे हिंदुत्ववादी संगठन सड़कों पर उतरे थे? अगर ऐसा नहीं है तो अभी तक आपकी आरएसएस का मुखिया या प्रधान कोई एससी, एसटी, ओबीसी या महिला क्यों नहीं बनी? क्यों नहीं बनते हैं वहां पे? अभी भी जम्मू में आपने इलेक्शन में कितने ओबीसी को टिकट दिया? ऐसी तो रिजर्व सीटों में आप मजबूर हैं, आपको देना पड़ता है। बताइए कितने ओबीसी को टिकट दिया? एक को भी नहीं दिया। तो आपकी घृणा हर जगह में दिखती है। ऐसा नहीं है कि अमित शाह जी जो कह रहे हैं वो दूध के धुले हैं, ये झूठ होगा। बिल्कुल सही कहते थे मान्यवर कांशीराम जी, एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है, इन दोनों से बचना होगा। और इनसे भी खतरनाक हरे घास में हरा सांप सूडो कम्युनिस्ट लोग हैं, चटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, डांगे, नंबूद्रीपाद। और अगर आप जम्मू की बात कर लें तो रामप्यारा सराफ, सेठी और ये अपना ब्राह्मण, खजूरिया वगैरह, ये सारे लोग तो कम्युनिस्ट। ये कहां से कम्युनिस्ट हो सकते हैं? कास्ट सिस्टम हायरार्की में सर पे बैठे हुए, सारी संपत्ति पे कुंडली मार के बैठे हुए लोग
कम्युनिज्म पे बात करेंगे, ये सर्वहारा समाज की और वर्किंग क्लास की बात करेंगे, उनको डिफरेंशिएट करेंगे? नहीं कर सकते। तो अमित शाह ये भी गलत कह रहे हैं कि हम उनका अपमान नहीं कर सकते। इन्होंने बाबा साहब का उनके जीते जी जीना नर्क बना के रखा, दुबर किया होता, नर्क बना के रखा था, ये वही लोग हैं। इन्होंने फिर जनसंघ पार्टी बनाई, वही तो बीजेपी बनी, वही आरएसएस इनके पीछे है, वही मोहन भागवत उसी धारा का तो है। तो ये कहना गलत होगा कि कांग्रेस बाबा साहब के ज्यादा विरोध में थी और बीजेपी कम विरोध में थी। वही मनुवादी मानसिकता के लोग कांग्रेस में भी थे, बीजेपी में भी थे और हैं, और आज भी बाबा साहब के विरोधी हैं। वरना क्या कारण है कि आज कास्ट को खत्म करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा? क्या कारण है कि SC ST OBC की रिजर्वेशन खत्म की जा रही है? आज अब जम्मू में देखिए, OBC की लिस्ट में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी घुसेड़ दिए गए। ST के पैरेलल एक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का अलग से ST खड़ा कर दिया गया। अगर बीजेपी इतनी दूध की धुली होती तो कम से कम इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती, डाइल्यूट कर दिया सारा राइट इनका। तो मैं दावे से कह सकता हूं बीजेपी भी उतनी ही जलील तरीन गंदी है बाबा साहब के खिलाफ जितनी कांग्रेस है। इन दोनों में कोई फर्क हम नहीं कर सकते। लेकिन आपने कुछ जातियों का नाम लिया है कि वो सूडो कम्युनिस्ट की बात जो कर रहे हैं, वो लोग नहीं हो सकते। हो सकता है उन लोगों के अंदर मानवता जाग गई हो, वो कम्युनिस्ट हो गए हों, वो उन चीजों को नहीं मानते हो, वो चाहते हो कि जातिवाद खत्म। ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी सूडो कम्युनिस्ट लीडर से आप इतना पूछ लीजिए, आपकी शादी अपनी जाति में हुई है या नहीं, आपके बच्चों की शादी अपनी जाति में हुई है या नहीं, आपके परिवार में सबकी शादी अपनी जाति में हुई है कि नहीं, और आप देखिएगा हार्डकोर अपनी जाति में शादियां कर रहे हैं ये लोग। ये सिर्फ दिखावे के लिए कम्युनिस्ट हैं, इसलिए कम्युनिस्ट हैं कि कहीं मूल निवासी बहुजन कम्युनिज्म की तरफ ना चल पड़े। कहीं इन्होंने गन उठा ली तो हम सबको लाइन में खड़ा करके कम्युनिस्टों की तरह गोली से ना उड़ा दें। इस डर से ये सूडो कम्युनिस्ट कम्युनिज्म का ड्रामा करते हैं। इनके घरों में ब्राह्मणवाद घुसा पड़ा है और पूजा करते हैं ये लोग। नंबूद्री जब रशिया में गया था तो सारे कपड़े उतार के बारिश में पूजा कर रहा था और रशियन हैरान हो गए कि ये कौन सा कम्युनिस्ट है। डांगे की अगर आप स्टेटमेंट पढ़े तो डांगे की स्टेटमेंट है कि कम्युनिज्म वेदों में से निकला है। कहाँ के कम्युनिस्ट? ये चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, ये कब से कम्युनिस्ट हो गए? ये तो ब्राह्मण है और ब्राह्मणवादी है, हार्डकोर ब्राह्मणिकल एलिमेंट है। ये सूडो कम्युनिस्ट है, मैं दावे से कह सकता हूँ। आप अपनी स्टेट में ही देख लीजिए, ये कम्युनिस्ट के लीडर है कौन है? सराफ, सेठी, खजूरिया, ये कब से कम्युनिस्ट हो गए भाई? वो पक्षपात नहीं करते हैं। अगर ऐसा है तो इनके घर में बता दीजिए कोई वाल्मीकि घर से कोई लड़की इन्होंने ब्याही हो या लड़का वाल्मीकि को अपनी लड़की दी हो। एक एग्जाम्पल मुझे दे दीजिए। जाइए सेठियों में दिखा दीजिए, सराफों में दिखा दीजिए, खजूरिया में दिखा दीजिए। ये जो सोकाल कम्युनिस्ट हैं, बताइए कहीं इन्होंने इंटरकास्ट शादियों में वाल्मीकि समाज के घर कोई शादी की है? या SC ST OBC के घरों में खुद अपनी मर्जी से शादियां करते हैं ये लोग? बिल्कुल नहीं करते, अपनी जाति के बाहर जाते ही नहीं। ये सब सूडो कम्युनिस्ट है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि भारत का 2029 का, ये मेरा आखिरी सवाल है, भारत में 2029 के इलेक्शंस की तैयारी चल रही है। अब केजरीवाल को दोबारा बाबा साहेब याद आने लगे हैं। काफ़ी जो राजनीतिक दल हैं उन सबको बाबा साहब याद आने लगे हैं। और जम्मू कश्मीर में अगर मैं बात करूं तो 2 राजनीतिक बहुजन दल हैं, उन लोगों का अभी तक इस तरीके से काम जो है वो सामने नहीं आया कि बहुजनों के जो मुद्दे हैं, मसाइल हैं, उस पर काम करते हुए नजर आए। देखिए, केजरीवाल जैसे जितने भी लोग हैं, इनका इतिहास हमारे लोग नहीं जानते। ये बड़े अफसोस की बात है। मंडल कमीशन जब लागू हुआ था तो एंटी मंडल जो मूवमेंट दिल्ली से निकली थी, उस मूवमेंट को लीड करने वाले कुछ चंद लोगों में से केजरीवाल जी भी थे। जाइए इतिहास देख लीजिए, एंटी मंडल रैली, और उन दिनों कुछ लोगों ने आग लगा के खुद को जलाने की जो कोशिश की है, उन सब के पीछे जो लोग थे उनमें केजरीवाल भी थे। तो केजरीवाल हार्डकोर RSS माइंड के लोग हैं, ये ब्राह्मणवादी मेंटेलिटी के लोग हैं। उसके बाद जब वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, वाजपेयी ने कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में भी केजरीवाल थे। उसके बाद जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है आपकी, आप उसको अभी नेट पे खोल के स्टडी कर लीजिए, एक भी SC ST OBC उसमें आपको नहीं दिखेगा। उसके बाद जितने भी SC ST OBC के लोग पहली बार इनके जीत के आए थे, वो धीरे धीरे सब बाहर निकाल दिए इन्होंने। सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवादी लोग, रिजर्व सीटों को छोड़ के सब ब्राह्मणवादी लोगों को ये टिकट देते हैं। इसके अलावा जितने कार्यक्रम SC ST OBC के इन्होंने चलाए, बताइए इफेक्टिवली क्या हुआ? जैसे बाहर 100 लोगों को हर बार SC को ये भेजेंगे जो फॉरेन एजुकेशन लेके आएंगे, ये कब से कह रहे हैं? आज तक सिर्फ एक बच्चा गया, वो भी 5 लाख इन्होंने दिए। 5 लाख तो वह महीने का खर्चा है, वो भी कर नहीं पाया, वापिस आ गया। अब फिर इलेक्शन आई तो फिर केजरीवाल को वही सब याद आने लगा। तो केजरीवाल जैसे जितने भी लोग हैं,
ये देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जितने भी हैं ये कभी भी SC ST OBC माइनॉरिटी के फेवर में हो ही नहीं सकते, ये हमें समझना होगा। अब इस तरह के जितने भी लोग हैं, कांग्रेस बीजेपी सूडो कम्युनिस्ट या केजरीवाल जैसे जितने भी लोग हैं क्षत्रिय दल वाले, ये सारे के सारे एंटी SC एंटी ST एंटी OBC एंटी मुस्लिम सिख क्रिश्चियन लोग हैं। ये क्लियर कट मैं शब्दों में आपको बता दूं। अब बात जहां तक बसपा या आजाद समाज पार्टी इस तरह की पार्टियों की है, इसके बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी तो नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने अपना आधार जो है अभी उस तरह से, अगर पहले जिनका बना था उन्होंने भी खत्म कर दिया और बाकियों का भी बना नहीं। अच्छा, बहन जी की इस बात को आप कैसे देखते हैं, स्टेटमेंट को कि उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जो है बीएसपी भाग नहीं लेगी क्योंकि ईवीएम से वोटों की धांधली होती है। क्या चुनाव नहीं लड़ना या उपचुनाव में भाग नहीं लेना, इससे ये धांधली ठीक हो जाएगी? देखिए, बहन श्री सुश्री मायावती जी ने हर इलेक्शन में भाजपा को जिताने के लिए काम किया है, वो सब जानते हैं, हम लोग देख रहे हैं उसको। और इलेक्शन नहीं लड़ना भी हो सकता है, RSS ना मानी हो। अब मिश्रा जी वहां पहले ही बैठे हुए हैं और पता नहीं अब अंदर से क्या गिव एंड टेक हुआ। पिछली बार भी जब रातों रात, आपको पता है, इन्होंने अपने भतीजे को बनाया था कन्वीनर और उन्होंने कुछ लोगों को टिकटें दी थी, तो रातों रात उनको विड्रॉ भी करना पड़ा और टिकटें भी चेंज करनी पड़ी। तो अंदर की खबर मुझे नहीं है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि वो फ्रीली इंडिपेंडेंटली काम करती हुई मुझे नजर नहीं आती हैं। और जो बाबा साहब की मूवमेंट थी, बहुजन समाज को लेके जो बाबा साहब की सोच थी या बुद्ध की सोच थी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो कंसेप्ट था, उसको तो इन्होंने कब से दरकिनार कर दिया। अब तो बहुजन की जगह सर्वजन को लिया है, सर्वजन में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आ गए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जब आ गए तो उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी तो वैसे ही बाहर निकल जाएगा। तो बहन सुश्री मायावती जी क्या सोचती हैं, क्या नहीं, उनका आगे क्या प्लान है, मुझे कोई उसमें अब अम्बेडकरिज्म नहीं दिखता, उस तरह की कोई उनकी प्रतिक्रिया भी नहीं दिखती। और जब देखिए थोड़ा सा इनका उत्थान भी होने लगता है तो अपर कास्ट को फटाफट गले लगाने लग जाते हैं पार्टी में, उन्हीं को टिकटें देने लग जाते हैं। OBC को इन्होंने दरकिनार कर रखा है, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन को ये पूछते नहीं। तो मुझे नहीं लगता आने वाले समय में इतनी जल्दी बसपा रिवाइव कर पाएगी, या कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। क्योंकि जैसे जब बाबा साहब की RPI रिवाइव होने के काबिल नहीं रही थी, मान्यवर कांशीराम जी ने ये पार्टी बनाई थी बसपा। अब बसपा का भी हश्र मुझे लग रहा है वैसा ही हो गया है, तो कोई नई बनेगी। रही बात आजाद समाज पार्टी की, उसमें भी कैडराइज लोग मुझे नहीं मिल रहे हैं, सुपरफिशियली लोग पैराशूटिंग ऊपर पैरा ड्रॉपिंग हो रहे हैं, तो वो क्या कर पाएंगे क्या नहीं मुझे नहीं पता। जब तक मूवमेंट को कैडराइज्ड बेस बना के जन साधारण में लोगों में जाके लोगों को तैयार करके उनमें से इंटेलेक्चुअल लोगों को लीडरशिप देके आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, अम्बेडकराइट मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगी। आपकी कभी चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात हुई है, बात हुई है? मेरी आमने सामने फिजिकल मुलाकात तो कभी नहीं हुई है, फोन पे 2 या 3 बार बात हुई है। उसमें मैंने उनको यही सुजेशन दिया है कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन को कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में बदलना होगा और कास्टिज्म से कम ऊपर रखना होगा, ताकि सब तरह के लोग पार्टिसिपेट कर सके और सबको ये उम्मीद हो कि हम भी कभी टॉप पे पहुंच सकते हैं, ताकि सब इंटेलेक्चुअल उसमें पूरी ताकत से काम करें। मगर इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमने अपने एक अलग ढंग से पार्टी को चलाने का निर्णय लिया है और हम अपने तरीके से लोगों को तैयार करते हैं। तो मुझे लगा क्योंकि ये पार्टी भी उनकी है, कंसेप्ट भी उनका है, तो मैं अपनी बात सिर्फ कह ही सकता था। उनको शायद वो बात अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई, या उनका अपना एक तरीकाकार है। तो यहाँ तक ही मेरी बात हुई और वो अपना काम बाखूबी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं तो चाहता हूँ बसपा हो या आजाद समाज पार्टी हो, अगर बहुजनों की कोई पार्टी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बगैर आगे बढ़ती है तो हम उनको अपना समर्थन रखेंगे, या उनके लिए कम से कम हमारी संवेदनाएं रहेंगी। और अगर वो उनको अपने में शामिल कर लेंगे तो फिर हम इनको कांग्रेस, बीजेपी और सूडो कम्युनिस्ट जैसी पार्टी समझेंगे, केजरीवाल जैसी पार्टी समझेंगे, फिर हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बड़ी अर्ली स्टेज पे चंद्रशेखर जी, मुझे याद है बिहार में एक मिश्रा जी की रैली में भी सपोर्ट करने चले गए थे, बाई हेलीकॉप्टर गए थे। तो तब मुझे बड़ा शौक लगा था कि एक मिश्रा जी बसपा में आए तो पूरी बसपा खा गए और एक मिश्रा जी को ये मिलने जा रहे हैं। अब पता नहीं इनकी अपनी क्या पॉलिटिक्स है, मैं ज्यादा इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। मेरी शुभकामनाएं, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो आगे बढ़े, और अगर वो अच्छा नहीं कर रहे हैं तो अम्बेडकराइट लोग उनको नकार देंगे, ये मेरा मानना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी। तो एडवोकेट अशोक बसोत्रा जो है वो अम्बेडकर चौक में, मैं बता चुका हूँ आपको कि पिछले 1 साल से ज्यादा समय हो गया बैठे हुए उन्हें बहुजन समाज के हकों की बात करते हुए। आज उनसे चर्चा हुई है, बड़ी सारी बातें उन्होंने ऐसी कही हैं जिसे सोच पाना भी हमारे लिए असंभव है।
हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि जो वो कह रहे हैं ये ठीक है? अगर ठीक है तो उनके समर्थन में आप लोग क्यों नहीं आते? अगर उनके समर्थन में आप लोग आना चाहते हैं तो खुल करके आइए। क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज की एक अलग से जंग है, बहुजनों के मुद्दे अलग से हैं, उनके मुद्दों को कैसे दबाया जा रहा है? अगर आपको लगता है कि एडवोकेट अशोक बसोत्रा उन मुद्दों पर सही चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों की लड़ाई 1 साल से ज्यादा समय से लड़ते हुए उन्हें हो चुका है, उनके समर्थन में आइए, उनसे समझिए कि उनकी रणनीति क्या है, वो क्या करना चाहते हैं और कौन लोग हैं जो बहुजन समाज के नेताओं की खाल पहन के खाल में भेड़िए का काम कर रहे हैं। उन लोगों को भी समझने की जरूरत होगी। बहरहाल जो एडवोकेट अशोक बसोत्रा ने कहा है, जो उनकी सोच है, उनके विचार हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत करने का हमने प्रयास किया है। तो कोशिश करेंगे कि ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को आपके सामने रखें। जो बात सरकार तक, आम आवाम तक पहुंचनी चाहिए, वो पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप देखते रहें आरटीए इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।